से नहीं बोल रहा, किसी और से बोल रहा है। या गुड, वो Okay. हेयर है और जो आपसे मुखातिब वो लिसनिंग है। या गुड, दैट्स गुड। और एक और बात ज़हन में रख लो, हम यहाँ पे जो भी वोकेबलरी बाज़ औक़ात में पूछूंगा या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर में पूछूंगा, डिफरेंस बिटवीन एयर एंड लिसन, या जिस तरह हमने पढ़ा था लिटिल और लिटिल एंड द लिटिल, इस तरह के डिफरेंट हज़ारों तरह के वो है स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट माइनर मिस्टेक्स हम करते रहते हैं, हमें नहीं पता। तो इस तरह से अगर मैं पूछ लूँ, सो डू नॉट गो फॉर द गूगल इमीडिएटली, सही? क्योंकि जो चीजें हम डिस्कशन के बाद सीखते हैं, उस पर जितना भी हम डिस्कशन कर लें, उसके बाद जब हम सीखते हैं, फिर बिलीव मी वो आपके ज़हन में बहुत अरसे तक होता है, सही? आफ्टर डिस्कशन नेट पे क्या होता है, आप 1 सेकंड के अंदर आप चेक कर लेते हो, 1 सेकंड में आप पढ़ लेते हो, अगले सेकंड आप भूल जाते हो, 1 मिनट के अंदर आप भूल जाते हो, इतना सा कम टाइम होता है। लेकिन जो डिस्कशन के बाद आप सीखते हो, वो चीज आप कभी नहीं भूलते, सही? सो एक्टिव लिसनिंग और एयर और लिसन का ये है कि एयर जब आप किसी चीज को सॉरी लिसन किसी चीज को तवज्जो के साथ सुनते हो। फॉर एग्जांपल आपने कभी टीचर को ये बोलते हुए सुना कि प्लीज हेयर मी, नो, लिसन के साथ, सही? मेरी तरफ आप तवज्जो हो और सुनो। हेयर का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप जाते हुए रास्ते में जा रहे थे, कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, वैसे ही आपके कानों पे वो बात पड़ी, सही? आप तक वो बात पहुंची और आपने वो बात सुनी, मतलब अनइंटेंशनली। एक में ये है कि आपका इरादा हो सुनने का, और दूसरे में आपका इरादा ना हो, उसके बावजूद आप सुन लो, गैर इरादी तौर पर। अब मैं जा रहा हूँ, वहां से कोई बंदा चीख रहा है, तो एकदम से मेरे कानों में तो पड़ जाती, मैंने तो सुनी वो बात, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह सुनने का, जो थे वो दैट। और जहां पे आपका इरादा ना हो, उसमें फिर ये होता है कि यू डू नॉट that is here, okay? बात करना, so you have to respond, उसको ये दिखाना है कि yes I am interested in listening to you people. What is the meaning of paraphrasing? सर बिल्कुल मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करना। Yeah, good. Anyone else who wants to add? Yes, someone else, please comment on it. Paraphrasing. सर कंसाइज करना, Concise करना, yes, good. चीज को, Yes, good. Yes, Ali Abbas. यस सर, पैराफ्रेजिंग का मतलब है सर किसी और के कोटेशंस को या उसके अल्फाज में दोबारा रिपीट करना। गुड। जब ये आता था तो पहले क्यों नहीं बताया? Why were you silent? Sir, I was listening to other people, sir. Okay, that's good. Yes, Noor Khan, you got such a nice camera. Noor Hassan, sorry. Yeah. Would you mind to yes? Noor Hassan, what do you... Yes, आ रही हैं। Yes, sir. सर अगर कोई बड़ा पैराग्राफ हो उसको थोड़ा बहुत छोटा करना, अपने लफ्जों में बयां करना, पैराफ्रेजिंग कीजिए। Yeah, good. तो आप लोगों को मतलब सेंस है इस चीज का कि एटलीस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग, और या पैराफ्रेजिंग की अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती तो आपको वो जो काम होता है पैराफ्रेजिंग के अंदर वो आपको एटलीस्ट पता है। अब डेफिनेशन को गोली मारो, डजंट मैटर। Okay, so paraphrasing is kind of changing words, kind of changing sentences into your own words, सही? आप उसको अपने अल्फाज में चेंज करते हो और वही आइडिया आप पेश करते हो अपने अल्फाज में। दिस इज पैराफ्रेजिंग। अब ये चीज आप लिसनिंग के वक्त भी आप एग्जैक्ट उन चीजें फिर समझने की कोशिश करते हो। वो कोई बात कह रहा है, आप उसको समझने की कोशिश कि यार इसका ये मतलब हो सकता है, इसका वो मतलब हो सकता है, इसका ये तो साथ साथ आप इसको पैराफ्रेज भी कर रहे हो। आस्किंग क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन, आप उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका ये मतलब था, अच्छा वो वाला, अच्छा ये इस तरह। सो यू आस्क क्वेश्चंस व्हाइल लिसनिंग, एंड मिररिंग द अदर पर्सन्स लैंग्वेज। आप दूसरे बंदे की लैंग्वेज को मिरर आउट करते हो कि उस बंदे की इस बात से क्या मतलब हो सकता है, उस बंदे की इस बात से क्या मतलब होती है, उसने ये बात क्यों कही, किस कॉन्टेक्स्ट में कही, उसकी अपनी क्या
एक्सपीरियंसेस हो सकती है इस यू नो। अब कोई बंदा आपके सामने बड़ा बोल रहा हो बढ़ चढ़ के, तो उसको मतलब आपने पहले तो ये देखना कि यार वो इस फील्ड से है या नहीं है, सही। अब हम पाकिस्तानियों का अक्सर मसला ये है कि हम आईआर तो नहीं करते, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते नहीं, लेकिन हमें पॉलिटिक्स की एक डिस्कशन जरूर करनी है, सही। अगर आप इतने पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो जाके पॉलिटिक्स साइंस यार ज्वाइन करो। सोशल साइंसेज एटलीस्ट इट इज अ बिट क्लोजर टू द पॉलिटिक्स। तो इस वजह से कि जो लोग आपकी अपने फील्ड से हैं उनकी फिर लैंग्वेज उस हवाले से ज्यादा रिफाइंड होती है, उनकी लैंग्वेज उस हवाले से ज्यादा अच्छी होती है। ओके, यस सर, ये तो लास्ट पॉइंट है, मिररिंग द अदर पर्सन्स लैंग्वेज। तो वो ये है कि व्हेन वी डू लाइक paraphrasing is the most effective way to show the other person that you do feel what they're saying. But Yeah. the thing is, not every time the other person needs that. मतलब अगर कोई बंदा for example कोई सैड बात करे तो वो चाहेगा कि आप आगे से उसके साथ अफसोस करें, rather than कि आप उसको बोले कि वो अच्छा ठीक है, मतलब it's not like they always want you to paraphrase what they've said. yes you are right कि मतलब बात वक्त चीजें बहुत क्लियर होती हैं, Exactly. कोई पैराफ्रेजिंग की कोई जरूरत नहीं होती। बाद वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, वो एकदम से आपको समझ, क्योंकि आपका वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर उस तरह बना हुआ होता है, आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आप चीजों को बहुत आसानी से पैराफ्रेज कर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल एक स्कॉलर बैठा हो, कोई कन्वेंशन है, कोई सेमिनार है, या फिर डिफरेंट स्कॉलर्स भी बैठे हो, डिफरेंट स्टूडेंट्स भी बैठे होते, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो शायद मतलब 5-10 मिनट तक सोचते रहे उस बात के ऊपर लेकिन वो जो एक स्कॉलर है उसको एकदम से समझ आ जाती है वो चीज। हम एक दफा लाहौर में बैठे थे, एक सेमिनार था, किसी होटल में हमें इनवाइट किया था, हम गए थे वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट पोएट्स बैठे हुए थे, वो जो शायरी कर रहे थे उर्दू में, तो मुझे तो टके की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने पैराफ्रेज करके उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर जब ओपन करके पेश किया, इट वाज सो मच वंडरफुल। तो उनके लिए तो ये चीज बहुत ही सिंपल है, वो तो इस चीज के हवाले से मतलब पैराफ्रेज नहीं करते, उनको हर चीज का पता होता, लेकिन हमें पैराफ्रेज करते करते मतलब बहुत टाइम लगा। तो ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मतलब ये डिफर करता है, ओके, यस सर मुझे अपना क्वेश्चन भूल गया। सर आप कंटिन्यू करें। Okay, good. And one more thing, it should be an open discussion class. Do not be so much active listeners. ठीक है, communication में active listening is very much important. So make it a kind of discussion class. Try to discuss new things. If you have heard anything, if you have listened to anything, or if anything that has happened very much similar to this lecture to you people, so उसको थोड़ा सा क्लास में शेयर करते जाए. Do not be active listener, please. Try to talk, okay? Yes, sir. Okay, sir. Yeah. And responding. Now, अब respond कैसे दिया जाता है या कैसे लिया जाता है दूसरों से? For example, एक communication है. So, responses to check that your perceptions are correct. See? आप जब बात करते हो, अब sometimes you ask कि क्या ये मेरी बात सही थी या गलत? मैं अक्सर क्लास में पूछता हूं, am I right or wrong? आपने ये बात नोट की होगी, सही? तो मैं अपने जो परसेप्शन में करने की कोशिश करता हूं क्या या वो सही थे या गलत, या वो आप लोगों को कितना समझ आया या नहीं आया। सो मैं kind of चीजें अक्सर मिस जाएगी, सो डू नॉट बी वरीड विद दैट। आप फर्दर कम्युनिकेशन को फिर कैसे इंकरेज करते हैं, दैट्स अ स्किल कि यस, हाँ, यस, ऑफ कोर्स, या उसमें थोड़ा सा आप खुद से कम्युनिकेट काइंड ऑफ यू इनकलकेट इन इट। अब जिस तरह मैं क्लास में अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि यार ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द क्लास में थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें, कुछ नई चीजें ले आए, ताकि क्लास में हम ये जो कम्युनिकेशन है ये थोड़ा सा फर्दर इंकरेज हो। And responses to avoid any ambiguity. ambiguity का तो आपको पता है कि कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, या कोई ऐसी कोई खराब, या कोई मतलब आप कोई चीज जो आप आ जाए, सही। सो आप ऐसे अवॉइड करोगे, आप चीजों को
शेयर करोगे दैट इज समथिंग यू नो करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि यार मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, आप उसको फिर कैसे अब वो एक उसको फिर कैसे शेयर करोगे, मतलब यू आस्क क्वेश्चंस के रिपीट करे या फला वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करे, रिस्पॉन्ड करूंगा। सो ये एक स्किल है, यू नो, सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट and clarify everything. Any questions so far? Sir, यस सर। सर Yes, ask the question. और असमत सर उस दिन आपने एक लेक्चर दिया था, उसमें कोट था, आप सर स्लाइड नंबर 18 तक जाए। Yes, okay. Yes. सर ये जो मार्क ट्वेन जो कोट लिखा है सर, वैसे ये तो जरूरी नहीं, लेकिन सर मैंने कमेंट कोट लिखा है, ये दोनों एक जैसे नहीं लगते, जैसे कि ये मेरा ख्याल उसका फिर होगा सर अप्राइजिंग हो, ये क्या लिखा है? सर मैंने कमेंट किया सर, कमेंट में क्या है? मैसेज बॉक्स यस ओके यार, असल में सॉफ्टवेयर में इशू ये थोड़ा सा। यस हिलमन खान, वी हैव 2 ears and 1 mouth. ये थोड़ा सा बड़ा कैसे होगा? यस that we can listen twice as much as we speak. So said Epictetus, a Greek Stoic philosopher who lived nearly 3,000 years. Yeah, good. So it's very much similar to it. Yes, we have to listen to twice and speak a bit. You know, we have what is. It's very good. Good, Hilman Khan. Yes, that's great. Yes, Fatira, you had a question. Sir, I wanted to ask you, जो active listening, it is actually a psychological fact that when we are listening actively, we generate curiosity, a lot of curiosity about minor details. But that sometimes breaks or destroys the focus of the person who's talking. मतलब वो फोन की बोलते हैं यार आप इतने सवाल कर रहे हो। No, वो ठीक है। एक हमने पढ़ा था ये कुछ स्लाइड्स पहले कि too much questions, you know, spoil the chat. मतलब यार हमने ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की है, और उसने क्लास पूछा था, सर ने कहा कि यस ऐसा हुआ है, मतलब हम अक्सर ये कहते हैं कि यार तुम तो चुप हो जाओ, इतना ज्यादा बोलते हो, इतने ज्यादा क्वेश्चन करते हो, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो, यू नो। अब वो क्वेश्चन समटाइम्स बहुत ज्यादा इररिलेवेंट होते हैं, या बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होते हैं, या उसमें बहुत ज्यादा सिरिटी होती है, या उसमें बहुत ज्यादा रिपीटिशन आती है, यू नो, उन क्वेश्चंस में। इस वजह से वो फिर इरिटेटिंग में, मतलब फॉर एग्जांपल आपने मुझसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे, सब में यही चीज आपने पूछी और आप बार बार पूछ रहे हो वही चीज, मतलब सिर्फ वर्ड्स आपने चेंज किए, आपने कोई उसमें नई आइडिया आपने नहीं डाली, तो इस वजह से फिर उसमें ये मसला आ जाता है, यू नो। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन इतने हैं कि सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, और यू कम अप विद फ्यू क्वेश्चंस बट वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन इट्स वेरी मच गुड। Okay, thank you. Yeah, Asmatullah, you are coming up with a question. सर मैं ये क्या एम्बिग्यूटी है क्या, मैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या है सर? Ambiguity means when things are not clear. Ambiguous, जब चीजें क्लियर ना हो, मतलब उसमें उर्दू में, अब तुम मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स का नहीं पता, अगर किसी को आता हो आप थोड़ा सा बता दे, कोई हमारी रहनुमाई कर दे कि एम्बिग्यूटी मतलब जहाँ पे चीजें क्लियर ना हो, जहाँ पे चीजें समझ में ना आ रही हो। ओके सर। Yeah, good. Okay, so responding और इसके बाद ओके, क्वेश्चनिंग टेक्निक। आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, यू नो, ये आपसे क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इनका क्या डिफरेंस है? एनीवन हु नोस ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस? सर ओपन एंड क्वेश्चन मतलब जिसमें, ओके यस बिलाल। सर ओपन एंड क्वेश्चन मतलब जिसमें हम लोग फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकें। क्लोज एंड क्वेश्चंस मतलब जिसमें आप लोगों को कोई बैरियर दिया गया हो कि इससे ज्यादा ओपनली आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। या मतलब आप आइडियाज के हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी आइडिया ज्यादा ओपन ना हो। जी सर। अच्छा, यस फतीरा।
there is no confusion कि जैसे true false या yes no वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं, और ओपन एंडेड ये होता है कि आप किसी बंदे से ऐसा क्वेश्चन करो कि वो आगे मतलब अनलिमिटेड लेवल पे अपने हिसाब से बोल सके। Yeah. Yes, Azaz Ahmad. Okay. Yes, good. Anyone else who wants to comment? Mohammed Yes, Suhail. sir. Yes, who is there? इल्मान, यस सर। Yes, सर Ilman. ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होता है जिस काइंड होता है, और क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन है जो इन्फिनिटिव होता है, जिसके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछोगे उससे दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है, फिर क्वेश्चन पूछोगे उससे दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है। Yeah, good. इसको इंग्लिश में या जो हम रिसर्च में अक्सर इसको कहते हैं probes, you know, PROBES, probes. Probes का ये मतलब है कि जब आप एक क्वेश्चन किसी से पूछते हो वो उसमें उसका आपको आंसर दे देता है, और उस आंसर में आपको फिर एक और क्वेश्चन मिल जाता है, फिर आप उससे मतलब वही क्वेश्चन फिर दोबारा पूछते हैं। तो वो जो आंसर में आपको क्वेश्चन मिलता है दैट्स कॉल्ड probes, you know, that is probe. Okay, Suhail, come on the mic. Okay, Suhail is, yes, Syed Nisar Ahmad. Syed Nisar. Okay, they got online and now they have gone somewhere else. Yes, Matiullah. Yes, he is living. मैं जिसको भी you know kind of मैं invite करता हूँ for the mic, he just tries to leave the class. Okay, now like Fatira said, ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप लिख सकते हो अपने से, क्लोज एंडेड वो जिसमें आप अपने से नहीं लिख सकते। अब इसमें क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल आप अपने से लिख सकते हो, अपने से नहीं लिख सकते। अब ये क्या ड्रामा है? आपके पास अक्सर ये क्वेश्चनर्स या आपने मैट्रिक 9 10 FSU वगैरह में इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में या बाकी में जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यू नो, उन ऑब्जेक्टिव्स में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक में ये कि वो शॉर्ट आंसर होते हैं, आपको कोई टाइटल दिया होता है, उसका कोई शॉर्ट डेफिनेशन आपने लिखना है, उसकी कोई एंड नहीं है, आप 2 3 4 5 लाइनों तक लिख सकते हैं। दूसरे वो जो MCQs टाइप है, यू नो, मल्टीपल चॉइस, उसमें आपके पास नीचे 3 से 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, आपने सिर्फ एक को टिक मार्क करना है। यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग, आपने सिर्फ वो टिक मार्क लगाना है। सो वो जो टिक मार्क वाला है दैट इज क्लोज्ड एंडेड, क्योंकि आप उसमें लिख नहीं सकते, आपके पास वो जो एंड है वो क्लोज्ड है, बिल्कुल सही। और जहां पे आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत अपना डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो खुद से, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, सही। तो क्वेश्चनिंग की ये टेक्निक्स हो सकती है। ओके, डाइवर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक, आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू मेंटेन द कन्वर्सेशन और द कम्युनिकेशन। ओके, एड समथिंग टू द ऑनगोइंग टॉपिक एंड देन आस्क क्वेश्चंस। अब अक्सर हम जब रिसर्च के लिए इंटरव्यू करते थे, जब वो जिस राइटर से या जिस भी बंदे से हम इंटरव्यू करते थे, हम क्या करते थे कि थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते थे कि अब कोई बात कहें तो हम उसमें थोड़ा सा खुद से ऐड कर देते हैं कि यार ये चीज भी तो इसके साथ ऑफ कोर्स हो सकती है। जिस तरह इल्मन ने कहा कि सर आपने जो कोटेशन दी थी हमें, उसके साथ ये एक और कोटेशन है, ये भी उसमें मतलब उससे बहुत सिमिलर है। सो इट मींस ही हैज एडेड समथिंग टू द ऑनगोइंग टॉपिक एंड देन वी आस्क क्वेश्चंस इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट। ओके, So this is questioning technique, open-ended and close-ended questions। तो दो टाइप्स हो गई, तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आपने पूछने, या आप जब क्वेश्चन पूछोगे उससे पहले थोड़ा सा ऐड कर दो टॉपिक में, थोड़ा सा बता दो, फिर उसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछते रहो। सो दीज आर द क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। ओके, एंड इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंसेस एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये हमने पढ़ा था वहां पे बैरियर्स में, सही। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल और बाकी डिफरेंसेस कैसे हो सकती हैं। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, शायद पूरा हो जाए। या दैट्स फाइन। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब इंडिविजुअल कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि एक कम्युनिकेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, या जो कल्चर है, कल्चर के फिर कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एक कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। यस, आई नीड अ वॉलंटियर रीडर। यस, बिलाल, द रिंग लीडर। यस सर, रीड इट।
individual and cultural differences as barriers to communication. Individual factors: Yeah. gender, age, language, disabilities, availability of resources. ओके वेट अब इसमें 4 फैक्टर्स तो मुझे पता है। जेंडर हो गया, सही, एज हो गई, लैंग्वेज, डिसेबिलिटीज एंड अवेलेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ये थोड़ा शायद मिक्स हो गई। डिसेबिलिटीज एक अलग फैक्टर है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक अलग फैक्टर हो गया। 4-5 हो गए। तो अब फैक्टर जो पर इंडिविजुअल बेसिस जो मैं perspectives or different kind of mindsets, that's good. Or Set of thoughts, sir. set of thoughts, yeah, good. Or behavior, great. This is another one. Anyone else who wants to add? I would appreciate. Thinking मतलब आप अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोचता है। गुड। Sir, मूड आपका इस वक्त मूड है या नहीं है? और Attitude, sir. एटीट्यूड, दैट्स गुड। और Sir, I think language is a value too. यू नो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में आप थोड़ा सा देख लो, क्या हमारे यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन इस चीज का तयन नहीं करता कि आप किससे बात कर सकते हो, किससे नहीं? Yes, yes. यू नो फाइनेंशियल के Yes, sir. जो अक्सर अमीर लोग होते हैं वो गरीबों से बात तक नहीं करते हैं। Yes, sir. ये जो हमारे यहाँ ये वज़रा वगैरह हैं, ये जो बाकी थिंक टैंक्स, सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं, ये मतलब गरीबों से बात तक नहीं करते, लेकिन अमीरों की दावतों पे अक्सर वो जाया करते हैं। सो इंडिविजुअल फैक्टर्स में ये एक फाइनेंशियल भी एक फैक्टर है, फाइनेंस, सही। दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द yes, Ali Abbas, I like your quote. yes sir. Should I read, sir? Yes sir, read this one, cultural differences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cultural differences: language, cultural norms, taboos, manner of talking, dress, constraints. Yeah, good. अब लैंग्वेज कैसे एक बैरियर हो सकता है कल्चर में? Anyone else who wants to comment on it? So that is actually a provincial difference कि आप, for example, if a person is from Balochistan and the other person is from Punjab, तो वो, you know, there is a language. Yeah, अब उसको मतलब लैंग्वेज का एक डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ के लोगों को पंजाबी नहीं आती, उनको पश्तो नहीं आती, so this is why it can be kind of cultural. अच्छा, सर तहजीब का चेंज होना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल डांस है आतन और चाप, और लेकिन पंजाब में भंगड़ा है, इस तरह की कल्चरल नॉर्म। गुड। और ये कल्चर का किस्सा है, जब लोग सर किसी से मिलते हैं तो सर उनके जबान में सलाम होते हैं, हिंदू के जबान में मेरा ख्याल ओम होते हैं, और अंग्रेजों वालों के जबान में मेरा ख्याल हाई होते हैं। और मतलब सर इसमें भी फर्क आता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। आपकी जबान में क्या है सर? जैसे कि who is you know from Punjab or who speaks Punjabi language at home? Who is there? Rana sir. Rana Athar, where are you? Yes sir. Okay. Say in typical Punjabi, you know, the most cultural language, that when you come home, how would you say salam and how would you ask others that how are you people? सर सलाम वगैरह तो हम वैसे ही करते हैं जैसे आम उर्दू में बोलते हैं। या तो बाकी आप क्या बोलते हैं वो तो सुना दे सर किदा वा। ओके।
और सर कैसे Yeah. क्या क्या बोलूं? हाल है, ठीक हो ना? अच्छा, यस सर। that's good. Yes, Ali Abbas. Ali Abbas. Yes, sir. Yes, when you come home, how do you say salam, and how do you meet your parents and other family members? सर जैसे थे ने बताया वैसे भी हम लोग सलाम वैसे ही जैसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और बाद में कहते हैं कि चुतोरी खूबी इस तरह सर। अच्छा, मतलब कैसे हो, ठीक हो, इस तरह? जी सर, जी Okay, सर। that's good. That's good. Okay, now anyone from Balochi who speaks Balochi language at home? Who is there? Zakir. Zakir, come on. जाकिर अलीम सर। Where are you, Zakir? Zakir. Yes, he is सर क्या there. मैं बताऊं सर? Yes, Zakir. I am Let's speak Zakir. Yes, Zakir. yes sir. जब घर आते हो अब पहले सलाम करते हो, फिर उसके बाद अम्मी अबू या बाकी फैमिली मेंबर्स से मिलते हो, so what do you say in your Balochi language? सर बलोची का तो मुझे पता नहीं, ब्रावी में सर, क्योंकि हम लोग ब्रावी है। अच्छा, ओके, तो ब्रावी में क्या बोलते हैं? बस जवान हो। अच्छा, जवान स्टेटस, इतना तो मुझे भी पता है। या मैं बताऊं सर बलोची? या बलोची का बता रहे। चियाले खुशे बड़े चियाले खुश है, टाइट है। सर आप इसे सिंधी में पूछ, इरफान सिंधी का भी बताओ। अच्छा, सिंधी सर है ये सिंधी का पूछे सर, ये इरफान सिंधी। यस, इरफान सर जाकिर को मराठी भी आती है सर? मराठी तो मूवीज देख देख के सारे मराठी की तरह हीरो लग रहे हैं। सर वो बिला सर इसको अरबी भी आता है। अरबी सर। ओके, नाउ सर मैं पश्तो का बताऊं सर? yes, you tell us about the Pashto and then we are going towards the lecture. सर जब हम घर आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं वला स्टूडियो रहा। अच्छा। यस सर। ये हमें हर वक्त भूख लगी रहती है। या सो कल्चरल नॉर्म्स इस तरह के हो गए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जिस तरह उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री में हो तो वहाँ पे जाके किसी फीमेल के साथ हम बहुत इजीली बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू फ्रीली अगर हमें किसी चीज़ ज़रूरत हो या कुछ हमने पूछना हो, यू नो। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान में, कोयटा में या कहीं पे भी आप किसी औरत के साथ आप इस तरह फ्री होके बात नहीं कर सकते। या तो वो औरत बुरा मनाती है या फिर वो सोसाइटी वाले। तो दीज आर काइंड ऑफ कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल डिफरेंस। अब वही चीज़ हमारे यहाँ एक टेबू है, लेकिन वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सी बात है। अब हम पाकिस्तान में ये है कि हम अक्सर ये टैटूज वगैरह नहीं बनाते हैं। वी आर नॉट काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। लेकिन अब यही चीज़ यूरोप में इट्स वेरी मच नॉर्मल। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे टेबूज है, वहाँ पे नॉर्मल है, जो वहाँ पे शायद टेबूज हो लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ना हो, यहाँ पे नॉर्मल हो। सो मैनर ऑफ टॉकिंग, हाउ पीपल टॉक टू ईच अदर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोग एक तरह से बात करते हैं, लेकिन किसी और कंट्री में या किसी और कम्युनिटी में जाके लोग फिर अलग अंदाज से एक दूसरे से मिलते रहते। सो दीज आर काइंड ऑफ कल्चरल डिफरेंस एंड ड्रेस कंस्ट्रेंट्स। अब अक्सर फ्रांस वगैरह में ये जो हिजाब वगैरह पे पाबंदी थी, तो ये एक उनके लिए बहुत ही एक मसला था। एक कम्युनिकेशन में ये बहुत ही बड़ा एक गैप आ रहा था। लोग हिजाब नहीं पहन सकते थे, हालांकि मतलब they tried to come up with proper Islamic dress, लेकिन चूंकि वो एक अनअवेलेबिलिटी ऑफ लॉ था कि वहाँ पे आप ड्रेस नहीं पहन, इस तरह के ड्रेस नहीं पहन सकते, तो ये भी एक फिर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। सही। सो ये चीज, these are individual and cultural differences. Any questions so far? यस सर। का मतलब Yes. किस चीज का मतलब? टेबूज सर। टेबूज वो चीज जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ टेबू मतलब जो चीज यहाँ पे जिस चीज की इजाजत ना हो, जिसको एक जुर्म समझा जाता हो। अब एग्जैक्टली मुझे मसला ये है कि मुझे उर्दू में इन चीजों का पता नहीं होता कि किसी चीज को हराम करा देना, यू नो। अब जो उर्दू में इसका तर्जुमा आ रहा है, किसी चीज को हराम करा देना, यानी वो चीज एक टेबू है। यस मैं बताऊं,
सर एक्सक्यूज मी यस टेबू मिसाल ये ना सर कि जैसे हमारे मुसलमानों में पोर्क मीट जो है ना खाना हराम समझा जाता है, और हिंदुओं में जो है ना इस तरह से गाय का जो है ना गोश्त हराम समझा जाता है, वो एक टेबू है, वो एक गुनाह है, या उस चीज को गलत समझा जाता है, जी एक टेबू है। यस समवन यस बता दे। सर टैबूज मेनली ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो शायद सोसाइटी के जो है ना क्या कहेंगे कि स्मॉल माइंडेड होने की वजह से गलत समझी जाती हैं चीजें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि मतलब ये बहुत बेसिक कॉमन सी प्रैक्टिस है फैमिलीज में कि वो लड़की को कजन के साथ जाने देंगे, लेकिन वो उसको उसकी मतलब जिससे निकाह हुआ होगा वो उसके साथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट है कि शादी से पहले चलेगी तो भाई लोग बातें करेंगे, जबकि अगर आपका निकाह हुआ है तो आप इस्लाम के हिसाब से ही इज हलाल फॉर यू, पर वो कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है कि वो फैमिली नॉर्म्स की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते। या हमारे यहाँ नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं, इस चीज को एक टैबू समझा जाता है, सब हराम समझा जाता है, गलत। कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे के साथ आपकी निकाह हो गई है, मतलब आप इस्लामिक या शरिया के हिसाब से आप एक दूसरे के साथ यू कैन लिव टुगेदर, सही, लेकिन अब चूंकि शादी नहीं हुई अभी तक तो आपका उनसे मिलना या उनसे बात करना ये चीज एक गलत समझी जाती है, हमारी सोसाइटी में। लेकिन एक नामोरम है जो कि आपका कजन है, लेकिन आप उसके साथ जा सकते हैं, नो वरीज, चूंकि सोसाइटी में उस चीज को टेबू नहीं समझा जाता, तो इसलिए ये भी मतलब एक कंसेप्ट है। लेकिन अक्सर ये नहीं कि ये नैरो माइंडेडनेस होने की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव से टेबूज करार दिए गए, सो लोगों ने फिर उस चीज को सोसाइटी में अप्लाई किया है। अब फिलॉसफी में पढ़ रहा था, एक कोर्स हमारा एमए में, तो फिलॉसफी में ये चीज था कि जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं they have come out of human minds, वो सोसाइटी से निकली है, सही। जो वेस्टर्न फिलॉसफीज है अक्सर वो मतलब ह्यूमन माइंड से निकली है और वो सोसाइटी से निकली है। और जो कि ईस्टर्न फिलॉसफीज है, मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न फिलॉसफीज, आप ईरान की ले ले जोरास्ट्र वाली, और या चाइना की ले ले, या पाकिस्तान की इस्लामिक फिलॉसफीज वगैरह, जो ईस्टर्न वाली है, दे मोस्ट ऑफ देम हैव कम आउट ऑफ द रिलीजियंस, हर एक अपनी रिलीजन से वो फिलॉसफी निकली है, सही। और जो कि वेस्टर्न वाली है वो अक्सर उनके माइंड से निकले, दे हैव कम आउट ऑफ देयर माइंड्स। तो इस तरह फिर वो रिलीजन का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कुछ बाज जगहों पे, लेकिन बाज जगहों पे हम रिलीजन को पीछे रख देते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर्स और हमारी जो रिवायात है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इवन रिलीजन को पीछे कर देते हैं फॉर आवर रिवायात, सही। बहरहाल लेट्स कम टुवर्ड्स द 7 C's के व्हाट आर, एक्सक्यूज मी, यस डियर। सर ये जो है कल्चरल नॉर्म्स कैसे बैरियर हो सकता है, इसे मजीद एक्सप्लेन करें सर। ओके, कल्चरल नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल नॉर्म का तो आपको पता है जो हमारे यहाँ रिवाज वगैरह होते हैं, सही जी सर। या सो नॉर्म्स ऐसे बैरियर हो सकते हैं कि अब एक जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको कि वेस्टर्न कम्युनिटी में आप किसी औरत के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ये एक कल्चरल नॉर्म है, ये एक बैरियर है। हालांकि आपको कम्युनिकेशन की उस वक्त जरूरत होगी, लेकिन आप वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वजह यह है कि उस मतलब पाकिस्तान में ये चीज आप ये अलाउ नहीं है, लेकिन यही चीज अगर कोई यूरोपियन बंदा पाकिस्तान आए तो उनके लिए फिर बहुत बड़ा मसला होगा कि यार हमारे यहाँ तो हम किसी औरत से फ्रीली कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन इस कल्चर में, पाकिस्तान के कल्चर में ये चीज अलाउ नहीं है, तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है, सही। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न कम्युनिटीज के दरमियान तो ये सर, और ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी एक दफा समझाए सर। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, सही, आप किसी को कॉल करना चाहते हो, लेकिन उस बंदे के पास टेलीफोन ही नहीं है, फिर जब उसके पास तो ये रिसोर्स अवेलेबल ना हुआ, जिसकी वजह से आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर ना? जी सर। ओके, क्योंकि उसके पास ये रिसोर्सेज। यस शाहजहूर, इज दिस शाहजहूर? कुछ देर पहले पचीरा ने कहा था, जी सर शाहजहूर सर, कुछ देर पहले पचीरा ने कहा था कि बिहेवियर एक सर ऑब्स्टेकल हो सकता है कम्युनिकेशन के रास्ते में सर। या सर लेकिन बिहेवियर तो खुद एक कम्युनिकेशन है सर। या एक कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आपका बिहेवियर इतना रूड है कि आप अगला बंदा बहुत अनकंफर्टेबल फील करे आपसे बात करने का, तो वो तो फिर आपसे बात नहीं करेगा, तो ये एक बैरियर तो हो गया ना। तो आपने एक अंदाज से, ठीक है ये एक कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है,
आपने कम्युनिकेट किया, लेकिन आगे अगर आपको और कम्युनिकेशन की जरूरत है, आपने कुछ और आइडियाज एंड नॉलेज ट्रांसफर करना था, लेकिन वो बिहेवियर इतना रूड था कि आगे अगला बंदा बात ही नहीं कर पा रहा है आपसे, देन व्हाट वुड यू डू? सर, इज देयर एनी डिफरेंस इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड? इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, बिहेवियर तो आपका एक नॉर्मल सा एक मतलब किसी से बात करने का एक तरीका है, सही। एटीट्यूड में बात आपका है कि उसका थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन मतलब वो होता है कि यार कि लुक एट द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, यू नो, वो जो थोड़ा सा गरूर टाइप आ जाता है उसमें, या इस तरह के दूसरे कि वो थोड़ा सा खुद को पता नहीं क्या समझता है, तो उसका उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है उस हवाले से। बिहेवियर तो है वो एक नॉर्मल, सर ये तो हम सर ऐसा कहते हैं, लेकिन एटीट्यूड की सर एग्जैक्ट मीनिंग तो बिहेवियर ही है सर। ये इस चीज को तो हमने इंक्लूड किया है कि एटीट्यूड में हम ग्रामर आ जाता है ये वो। यस एक है आपके पास कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग, यू नो, ये एक लिटरेरी मीनिंग होता है, एक डेरिवेशनल होता है। आपको इन दो चीजों का पता है, व्हाट इज लिटरेरी मीनिंग एंड व्हाट इज डेरिवेशनल? सर थोड़ा नाम से आइडिया हो रहा है सर। Okay, let me write it over here. Look at the slides. Literary versus derivational meanings. Okay, थोड़ा बहुत spelling का issue आ रहा है, so do not be worried with it. Okay. Literary meaning जो है वो exact meaning of the वर्ड्स, सही। और जो डेरिवेशनल मीनिंग है विच वी डेराइव, सही, जो हम अखज करते हैं, जो अखज शुदा एक मीनिंग होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे कहता हूं कि यार पुलिस को देख के वो भाग गया, सही, गॉट इट। या मैं आपको एक मतलब एक सिंपल सी मैं बात कर देता हूं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और मैं वो वर्ड यूज करता हूं और आपको बात समझ में आ जाती है, सही। एक डेरिवेशनल मीनिंग होती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे थे यहाँ पे क्लास में या कहीं ऑफिस में हम बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार बोतल खाली है, मेरे सामने एक बोतल पड़ी हुई, तो मैं कहता हूँ यार ये बोतल तो खाली है। अब इसका जो लिटरेरी मीनिंग है वो यही है कि यार ये बोतल खाली है, सही। अब इसकी डेरिवेशनल मीनिंग क्या हो सकती है जो इससे हम आखज करते हैं, सही, वो ये है कि यार प्लीज समवन गो एंड ब्रिंग मी सम वाटर, यू नो, इसकी डेरिवेशनल मीनिंग ये हो सकती है। तो हर चीज की फिर एक लिटरेरी और एक डेरिवेशनल मीनिंग हो सकती है जो हम आखज करते हैं। एटीट्यूड बेसिकली उसका यही मतलब है कि यार उसका रवैया, उसका मैनर, या उसका जो बोलने का या उसका बात करने का जो एक तरीका होता है। लेकिन अब उसकी जो डेरिवेशनल मीनिंग है वो ये है कि हम उसमें थोड़ा सा गरूर वगैरह का एलिमेंट उसमें ऐड कर देते हैं, यू नो। अब बात क्लियर हो गई लिटरेरी और डेरिवेशनल मीनिंग की। एक ही वर्ड है लेकिन उसके दो मीनिंग्स हो सकती हैं। यस सर, यस सर, इज इट क्लियर नाउ? यस सर, जी सर। ओके, गुड। एम आई मेकिंग सेंस? मैं जो बता रहा हूँ या जो इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं? यस सर, परफेक्टली। जी सर, समझ आ रहा है। ओके, वैसे कोर्स Yes, sir, समझ आ रहा इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इतनी मुश्किल इसमें फिलॉसफीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। थिंग्स आर वेरी मच सिंपल, आई होप सो। कोई ये जी सर, समझ आ रहा है। यस जन, एक बार क्या? सो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज का। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में 7 C's बेसिकली होती क्या है और क्या कहते हैं ये 7 C's, इसको 7 C's क्यों कहा जाता है, और एक मैसेज जब आप कंपोज करते हो तो उसमें इस 7 C's का क्या रोल होता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, to compose an effective message, oral or textual, one must apply certain principles. अब अगर आप एक जबरदस्त, एक इफेक्टिव और एक पुर असर मैसेज आप कंपोज करना चाहते, बनाना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हो, आया वो ओरल हो, आप जबानी कुछ बताना चाहते हो, या आप टेक्सचुअल कोई रिटन फॉर्म में आप कुछ यू नो काइंड ऑफ मैसेज कंपोज करना चाहते हो, आपने कुछ उसके प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स आपने अप्लाई करने हैं ऑफ कोर्स इस कम्युनिकेशन में, सही। सो वो रूल जब आप अप्लाई करोगे, आपका वो जो कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर पीपल। आपका जो कम्युनिकेशन का, आपका जो मैसेज होगा वो बहुत ही अलग होगा और लोग आपको फिर तवज्जो देंगे, सही।
कि यार ये जो मैसेज इसने मुझे बताया या इसने जो बात कही है ये बहुत ही डिफरेंट है और ये बहुत ही अलग है। तो ये आपका फिर एक एजुकेटेड होने का फिर ये एक सबूत होगा। सही। अब वो 1 मिनट, अब इसको 7 C's क्यों कहा जाता है? ऑल द 7 वर्ड्स स्टार्ट्स विद C, इसलिए इसको 7 C कहा जाता है क्योंकि सारे वर्ड C से स्टार्ट होते हैं। ये बात ध्यान में रख लो। 7 C's मींस कि सारे वर्ड 7 से C से स्टार्ट होते हैं। सारे 7 वर्ड्स जो हैं वो C से स्टार्ट होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड 7 C's। ओके, द फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। ओके, कि पहला जो वर्ड है 7 C's में दैट इज कंप्लीटनेस। यस फतीरा फातिमा, रीड इट। Okay, completeness. The message is complete if it contains all information that receiver or decoder would need in order to give desired feedback. The message composed should avoid questions. Keep in mind while writing a message that what the receiver needs. Completeness is good because it brings out the desired results and does not need any additional message. Additional message, good. The message is complete if it contains all the information that receiver or decoder would need in order to give desired feedback. एक मैसेज उस वक्त कंप्लीट हो सकता है जब आपका जो रिसीवर है या डिकोडर, फॉर एग्जांपल एक इनकोडर होता है, एक डिकोडर, जो लिखने वाला होता है वो इनकोडर होता है, मतलब वो उसमें एक बात लिख देता है, और डिकोडर जो उसको ओपन करता है उन वर्ड्स को समझता है या रिसीव करता है। सो एक मैसेज उस वक्त कंप्लीट हो सकता है जब जो इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड हो, आपसे पूछी गई हो, जो बात आप उन सारी बातों को मिला के एक मैसेज कंपोज करते हो और फिर वापस उसको भेज देते हो। सही। दिस कैन बी अ कंप्लीट मैसेज, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो इंफॉर्मेशन आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दो। ओके, द मैसेज कंपोज शुड अवॉइड क्वेश्चन। आपसे अगर कोई बात पूछी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये चीज क्या था, वो क्या था, वो क्या था, उसके बदले में आप दोबारा उससे क्वेश्चन मत पूछो। आप उसका आंसर दो कि ये चीज इस तरह था या यहाँ है या वहां है या नहीं है। सही। लेकिन उसके बदले आप दोबारा उससे क्वेश्चन ना पूछो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि इसका क्या मतलब है, आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछो कि इसका क्या मतलब है, या ये इसका वो चीज क्या था या ये चीज क्या थी। सही। तो इस तरह। ओके, नेक्स्ट वन इज कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ मैसेज दैट व्हाट द रिसीवर नीड्स। सही। ये चीजें में रख लो कि रिसीवर को किन चीजों की जरूरत है, जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो या जिसके लिए आप मैसेज भेज रहे हो, उनको किन चीजों की जरूरत है, उनकी जरूरियात को या उनकी नीड्स एंड वांट्स को ज़हन में रख दो। फिर उसके बाद एक मैसेज कंपोज करो, उसके बाद कोई बात कहो। कंप्लीटनेस इज गुड बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड डज नॉट नीड एनी एडिशनल मैसेज। एक कंप्लीट मैसेज का सबसे बड़ा जो फायदा यह है कि आप एक ही मैसेज में सारा काम कर देते हैं, तो इसके लिए दोबारा एक एडिशनल मैसेज की फिर जरूरत नहीं होती है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपने दे दी, इसके बाद किसी और मैसेज की फिर जरूरत नहीं होती। दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में 4 पॉइंट्स है। एक मैसेज कंप्लीट होना चाहिए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो, मैसेज में क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, और मैसेज में वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एक रिसीवर की नीड्स क्या होती है, उसके वांट्स क्या होती है, और उसकी सारी जो जरूरियात है वो आपने एक मैसेज में पूरी करनी है। सही। सो दिस इज कंप्लीटनेस। सो एनी क्वेश्चन सो फॉर रिगार्डिंग कंप्लीटनेस? नो सर। यस, Reem Shah. Double E. Come on the mic. Sir. Walaikum salam. Why are you so silent? Sir, सुन रही हूँ। Okay, so I told you do not be so much active listener. Try to interrupt me. Yeah. Yes, sir. Okay. Anything that you want to add regarding completeness? Yes, sir. I guess. Talk to speak. Ahmad Ali Abbas. Yes, Reem Shah. Complete it. Then he would. Sir, I guess मैसेज को हमेशा to the point होना चाहिए और उतना ही explain करना चाहिए जितना about the question. Yeah, good. This is yes, Ali Abbas. Yes, sir. ये जो second point है, the message should compose should avoid questions, sir. So इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब आप कोई मैसेज जो है दे रहे हो तो उसमें ऐसे चीजें नहीं होना चाहिए जिसमें से कोई और क्वेश्चंस जो है निकले। ये नहीं, इसका ये मतलब है द मैसेज शुड अवॉइड क्वेश्चंस। मतलब आपसे कोई अगर कोई चीज पूछे, सही, आप उसमें उससे दोबारा फिर क्वेश्चन ना करो। सही।
अब अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की या उसके ज़हन में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा राल में, सही। लेकिन ये है कि अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछा गया तो आपने वो इंफॉर्मेशन के बदले उससे एक और क्वेश्चन नहीं करना है, सही। वो जो चीज रिक्वायर्ड है आपने एग्जैक्टली वही चीज उसको बता देनी है, सही। ठीक है सर, सही है। या गुड, ओके। यस साइमा। Yes, sir. Yeah, I want to have, equal participation from both male and female in the class, So that is why I would like to tease you. Excuse me? Yes, dear. सर एक दफा आप पिछले स्लाइड पे जाएंगे तो सर? Yes, I would come there. सर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, द मैसेज कंपोज शुड अवॉइड क्वेश्चंस, सर इसका मतलब ये हो सकता है सर कि जो मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो, जो आप स्पीच कोई लेक्चर दे रहे हो, वो मतलब कि एक कंप्लीट सेंस उसका होना चाहिए कि उसमें कोई क्वेश्चन फिर अराइज ना हो सर। ये मतलब हो सकता है इस चीज का? यस, आई थिंक सर यही मतलब होगा। ये भी आप कह सकते हैं कि उसमें फिर एक क्वेश्चन उसमें अराइज ना हो। लेकिन ये जो टर्म है अवॉइड, सही, इसमें मतलब अपने क्वेश्चंस को नजरअंदाज करना है, अवॉइड, सही। नजरअंदाज इस सेंस में आप कर सकते हो कि आप उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछते, आप सिंपल एक प्लेन इंफॉर्मेशन देते हो जो आपसे रिक्वायर्ड होती है। सर सही है, ठीक। या ओके, कंसाइजनेस। सर रीड करूं? यस यस। Conciseness. Compose your message in fewest possible words. Too much information usually results in confusion. Include only relevant material. Stick to the purpose of the message. Avoid long introduction. Avoid repetition. Repetition, good. Yes. Yes, who is there with me? Sameer Ahmed. Sameer, come on the mic, please. Sameer has gone. जिसे भी पूछूं, he just elopes. Yes, Sameer is here. Yes, Sameer. I think your mic is not working there, so you are active, but you cannot speak. Try to come up with a better mic. Okay. Ali Abbas. Ali Abbas is here. Yes. Okay. Ariba Yes, Salim. Ariba Salim. She cannot speak. Sir, actually, she has got her mic problem. So, can I explain it for you? I will ask you a bit later. Yes. Okay, sure. Thank you so much. Yes, there is Arsalan there. Okay, where is Azizullah? Azizullah, come on the mic. Azizullah. सर मेरा ख्याल वो फेसबुक कर रहा है, ऑनलाइन है लेकिन फेसबुक पे गया है। फेसबुक पे गया है। Azizullah, I will see you. कैसा लगता है? Yes, I will see you. Yes, Hamid Ali. अभी ऑनलाइन था सर, वो फेसबुक पे। यस सर। Yes, Hamid Ali. सर मोहम्मद हामिद से भी नहीं पूछे। यस सर। Hamid Ali, Hamid. यस सर। Good. Yes, compose your message in fewest possible words. What does that mean? सर आई थिंक इसका मतलब ये कि अपना मैसेज इजी वर्डिंग में पहुंचा दो किसी दूसरे को। Easy wording में। Good. यस सर। Okay, that's good. Yes, Irfan Salar. Yes. यस सर। Yeah. ये जो बात अभी अहमद अली ने कही कि compose your message in fewest possible words means कि बात को simple words में पहुंचा दो। Is this right? सर इसका मतलब यही कि सर जितना मुख्तसर और जामे हो सके हम लोगों को मैसेज शॉर्टेस्ट वर्ड्स में डिलीवर करना चाहिए। गुड। fewest words यानी कम से कम अल्फाज में एक मैसेज कन्वे कर दो, सही। जी सर। उसमें मतलब गैर जरूरी बातें ना हो। यस, मतलब जामे वर्ड्स यूज किए जाएं। जामे वर्ड्स में, या गुड, दैट इज राइट। यस, ओके। यस, लाइक हुसैन। लाइक। जी सर। Too much information usually results in confusion. Why? इस वजह से क्योंकि सर जब हम वो जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनके सुनने वालों के दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है। इस वजह से हमें सर
इंफॉर्मेशन देनी चाहिए हमेशा। या मतलब जो रिक्वायर्ड हो वही चीज दे दो, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कौन कौन सी चीजें मैं ज़हन में रखूं, सही। सो दिस कैन बी वन ऑफ द। यस मोहम्मद आमिद। मोहम्मद आमिद, कम ऑन द माइक। तेरे लास्ट क्लास में भी नहीं बोला था। यस मोहम्मद आमिद। सर क्लास में आके भाग जाता है सर, ऑन आई करके नो। सो जाता है। तो इन लोगों का फिर मैं एक अलग से हिसाब लूंगा। क्या मोहम्मद तैयब? Azizullah Kakkad wanted to ask a question, sir. Azizullah wants to ask a question. First, let Tayyib speak, and then we would ask from Azizullah. Yes, Tayyib. Include only relevant material. Okay. Stick to the purpose of the message. इसका बताओ थोड़ा सा। सर किसका इंक्लूड रेलेवेंट मटेरियल? No. Stick to the purpose of the message. मतलब सर जो भी मैसेज दिया गया उसी की मतलब उसी से रेलेवेंट मटेरियल मतलब वो प्रोवाइड किया गया था। अच्छा, गुड। और yes, Azizullah, you wanted to interrupt the class somehow. Ask the question. Come on, be quick. We do not have enough time. Azizullah Kakkad, sir. Azizullah Kakkad. Yes, Azizullah Kakkad. Where are you? Azizullah, where are you? Okay, I think he's not here. So online connection का मसला। Yeah, connection का शायद थोड़ा सा issue हो। Yes, okay, no worries. Yes, avoid long introduction. आपसे कोई चीज अगर पूछा जाए, सही, तो उसके हवाले से आप एक लंबी चौड़ी उसको इंट्रोड्यूस करवाने पे एक लंबी चौड़ी दास्तान को वहां पे खड़ी मत करो। Simply just try to start. Yes. ये जो फर्स्ट पार्ट कंपोजर मैसेज सर, इसमें तो हम अगर शायरी को इंक्लूड करें सर तो वो हो सकता है सर, क्योंकि फर्स्ट वर्ड्स होते हैं और उसकी तशरीह जो है या उसका तर्जुमा जो है वो सर अब्रॉड होता है सर। तो मसला ये है कि अगर अगले बंदे को शायरी समझ ना आई फिर अगर अगले बंदे वो तो फिर डिकोडर की अपनी सर दूसरा मसला है सर। लेकिन अगर सिर्फ मैसेज मैसेज तो शायरी की फर्स्ट वर्ड्स में होती है, उसका सर जो मतलब है सर उसका वो बड़ा होता है और सर लंबा होता है। नो, मैसेज का बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही यही है। यही चीज मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर पिछले स्लाइड में भी मैंने यही चीज मेंशन की थी, आपने अगर कोई मैसेज कंपोज करना है, you need to compose message in order to you should keep in mind the receiver, सही, कि क्या रिसीवर को मेरे ये अल्फाज समझ आएंगे या नहीं, सही। क्या रिसीवर को अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको ये बात समझ आएगी, या इस वर्ड की कोई डिनोटेटिव मीनिंग तो नहीं है, ठीक, यानी डेरिवेशनल मीनिंग तो नहीं इस वर्ड की। अगर इसकी इस इन वर्ड्स की कोई डेरिवेशनल मीनिंग है तो शायद अगर इसकी उसने कोई डेरिवेशनल मीनिंग निकाल ली और वो जो बात मैं कह रहा था वो ना हुई, उस तरह उसने अंडरस्टैंड ना की, ये भी फिर एक इशू होता है। तो आपने वर्ड्स का इंतखाब भी ऐसे करना है कि जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसकी मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसकी कोई डेरिवेशनल या डिनोटेटिव मीनिंग ना हो, सबकी कोनोटेटिव या लिटररी मीनिंग हो। सो आप शायरी की अगर बात करते हो, शायरी अगर अगला बंदा शायर है तो उसको ठीक है समझ आ जाएगी, लेकिन अगर अगला बंदा शायर ना हुआ फिर उसका मैसेज तो जाया गया, राइट। सो दैट इज व्हाई ट्राई टू यूज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये आपका कंफ्यूजन एक अगले वाले सी में क्लियर हो जाएगी। यस निसार अहमद। निसार, okay, you cannot speak. Yes Shadoor, I hope I would have made you understood. Yes sir, समझ आ गया। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, ज्यादा लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू स्किल्स में हम पढ़ेंगे ये चीज आगे जाके कि समटाइम्स आपसे मतलब जब आप इंटरव्यू में बैठते हो आपसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब अगर आप
नहीं, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताते हो, आप अपना मैट्रिक से FFSC से या प्राइमरी स्कूल से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, इस तरह ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ। तो ये सारी चीजें फिर काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और जो अगला बंदा होता है वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। सही। सो अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन। आपका जो इंट्रोडक्शन है जितना शॉर्ट हो सकता है वो सबसे बेस्ट है। सही। सो अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड अवॉइड रिपीटिशन। एक चीज, अगर एक इंफॉर्मेशन आपने एक दफा एक बात लिखी है उस मैसेज में, तो डू नॉट ट्राई टू रिपीट इट। उस बात को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक दफा लिखी है, सो दैट्स एनफ। ओके, हम एक और सी पढ़ लेते हैं, एंड देन वी शुड stop, or should we stop here right now? What do people say? Sir, we should stop here, sir. Yes, yes, I'm excused to all of you people one by one. Yes, who was asking the question? Shazur. Yes. Yes, Shazur, you are audible. Question. Yes, this is very good question. Very good question you asked. Avoid repetition. यहाँ पे जो हमने बात की है, हमने सिर्फ मैसेज में एक आइडिया के हवाले से कही। सही कि आप अगर कोई एक बात आप देंगे, फॉर एग्जांपल उसने आपसे ये पूछा है कि यार आपके ऑफिस में लैपटॉप है या नहीं है, तो आपने उसको मैसेज बताना है, मतलब उसने बहुत सारी चीजें पूछी, आपने आपसे लैपटॉप का भी पूछा है, तो आपने ये लिखा है उस मैसेज में कि आई डू नॉट हैव एनी लैपटॉप, और आपने लिखा यस आई डू हैव लैपटॉप। तो आपने अगर ये बात लिखी है तो फिर दोबारा ये बात लिखने की जरूरत नहीं कि आई हैव अ लैपटॉप, यस देयर इज वन लैपटॉप विद मी वगैरह वगैरह, तो दोबारा लिखने की फिर जरूरत नहीं। और ये जहां तक बात रही आपके वर्ड्स की रिपीटिशन की, तो फॉर एग्जांपल आपने एक दफा एक वर्ड लिखा और फिर उसके बाद आप दोबारा चाहते हो कि लिखो या ना लिखो, यानी वर्ड की रिपीटिशन है। अब अगर आप एकेडमिक के हिसाब से देखा जाए, सही, या लैंग्वेज के रूल्स के हवाले से देखा जाए, सो वर्ड्स की रिपीटिशन को मोस्टली इंग्लिश में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता कि अगर आप वर्ड्स को रिपीट करें बार बार एक ही वर्ड, आप इससे फिर जो आपका एग्जामिनर होता है या जो रिसीवर होता है वो ये सेंस लेता है कि यार इसके पास और वर्ड्स है ही नहीं, इसकी वोकैबुलरी बहुत ही लिमिटेड है, इस बंदे के पास कोई नॉलेज है ही नहीं, दैट्स व्हाई द पर्सन इज ट्राइंग टू रिपीट द वर्ड्स। सो इसलिए अब अगर एक सिंपल सा कोई मैसेज है, कोई सिंपल सा कोई इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड, उसमें तो आप कर लोगे, नो वरीज, वर्ड्स की रिपीटिशन कर लो, इसमें कोई इशू है नहीं, बस आप सिर्फ जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पहुंचा दो। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में या फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप किसी को ईमेल लिख रहे हो या आप कोई रिव्यू लिख रहे हो, पेपर रिव्यू या कुछ और इस तरह का आप एकेडमिक कोई काम कर रहे हो, सही, एकेडमिया से रिलेटेड, तो उसमें कोशिश करो कि आपका जो वर्ड रिपीटिशन हो वो ना हो, बहुत ही कम हो, मतलब यू नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव पूल ऑफ वोकैबुलरी, सही, के पास एक वोकैबुलरीज का एक वसी खजाना हो, ताकि उसके बदले आप कोई और वर्ड यूज करो। यस, उसके बदले फिर सिनोनिम यूज करो, अगर वहां पे एग्जैक्टली उसी वर्ड की जरूरत हो तो उसके बदले कोई सिनोनिम यूज करो, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग थिसारस जानते हो? व्हाट्स थिसारस? थिसारस, थिसारस, THESAURUS, थिसारस। Anyone knows? Yes, Fatira. Do you know? Yes, sir. Yes. School में इस्तेमाल करते थे। Yeah, Rana Athar, it's good. Okay. So, what is there in it, Rana? सर इसमें तो उसमें डिक्शनरी टाइप होती है, इसमें उनके इडियम्स वगैरह सेंटेंस भी दिए होते हैं। या इसमें ये होता है कि आप जब कोई वर्ड आपको समझ ना आ जाए, सही, उसकी डेफिनेशन नहीं होती उस वर्ड की, बल्कि सिनोनिम्स उसके नीचे लिखी हुई होती है, आपको सिनोनिम्स के जरिए से उस वर्ड को समझना है, सही। सो
थिसारस कोशिश करो, एक ले लो बाजार से, ये कबाड़ी वालों के साथ मिलती है कोई 100-200 रुपए की, तो उससे फिर फायदा ये होगा कि आपकी विकेबलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब आपके एक वर्ड के बजाय आपके पास 10 वर्ड ऐसे होंगे, सही। So try to use thesaurus. Okay, so any questions? It is in the book form. सही, आपके पास ये क्या नाम है, मरियम वेबस्टर, मरियम जो एक डिक्शनरी होती है मोबाइल में, सही, उसमें भी थिसारस है, या डिजिटल में थिसारस आपको मिल जाएगा। ये मरियम जो वेबस्टर है, इसमें जब आप लिखोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे, जब ये ओपन हो जाएगी, सही, ये डिक्शनरी, तो एक तरफ डिक्शनरी लिखी हुई हो सामने सामने, दूसरी तरफ थिसारस लिखा हुआ है। सो आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपको ये आ जाएगा। लुक एट द कैमरा, आई विल ओपन माय कैमरा। Am I audible to you people? Visible to you people? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये मैंने मरियम वेबस्टर खोला है इन माय मोबाइल, सही, ये ओके। सो यहाँ पे एक तरफ डिक्शनरी है और दूसरी तरफ जो आपके पास एक ब्रैकेट है, उसके अंदर थिसारस लिखा हुआ है, सही। जब आप थिसारस पे क्लिक करोगे, फिर जब आप उसमें कोई वर्ड पुट करोगे, गॉट इट। सो थिसारस में फिर ये होता है कि आपको फिर वर्ड के डिफरेंट सिनोनिम्स दिखाए जाते हैं। सो ट्राई टू लर्न थ्रू थिसारस, try to avoid using dictionary, okay? Okay, sir. And Okay, sir. अगर हो सके, if it is possible for you people, try to use in the hard form. Dictionary हमेशा hard form में use करो। उसमें फायदा ये होता है कि sometimes आप क्या करते हो कि आप एक word को ढूंढते हो, सही, आप डिक्शनरी खोलते हो, आप वो वर्ड भूल जाते हो दरम्यान में, आपको कोई और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल जाता है, आप उस वर्ड को भूल जाते हो, इस वर्ड के पीछे लग जाते हो, इसको पढ़ते, फिर आपको याद आता है कि यार मुझे तो कोई और वर्ड ढूंढना था, फिर आप वापस आते हो, देखते हो कि यार मुझे कौन सा वर्ड देखना है, फिर आप उस वर्ड को तलाश करते हो, फिर वापस आते हो इस तरफ डिक्शनरी की तरफ। तो ऐसा करते करते आप 2-3 दफा इस वर्ड को पढ़ते हो, सही। तो फिर वो एट द एंड ये होता है कि आपको वो वर्ड याद रह जाता है ज़हन में, सही। तो इस वजह से हार्ड फॉर्म में ये है कि आपको उस वर्ड के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी पढ़ने का मौका मिलता है, और हार्ड फॉर्म में आपको फिर ज्यादा इजीली याद रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा एक टफ एक्टिविटी है, मतलब मोबाइल के नस्बत। मोबाइल आपके पास ये है कि इट्स एवरीथिंग विद यू, लेकिन अगर आपके पास पॉसिबल है कि आप हार्ड फॉर्म में एक डिक्शनरी यूज करो, सो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। मैं जब लाइब्रेरी जाता था, इतनी मोटी सी मेरी डिक्शनरी थी, ऑक्सफोर्ड 8th एडिशन, अभी तो मेरे ख्याल में 9th है या 10th शायद आ गई हो, मेरे पास 8 थी। तो इतनी मोटी डिक्शनरी में डेली बेसिस पे मैं लाइब्रेरी लेके जाया करता था। हम तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक करते, उसके बाद हमारी लाइब्रेरी होती, तो मैं हाथ में लेके जाता था, रोजाना की बुनियाद पे मैं यूज करता। सो इट्स वेरी गुड, सो आई सजेस्ट, ये मेरा एक ब्रदराना मशवरा है, सही। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू, आई विल मीट यू पीपल इन नेक्स्ट क्लास ऑन नेक्स्ट Monday, okay, at 1 o'clock. So till then, take care of you people, take very much best care of you people, of your families and your friends and your relatives. Stay safe, give helping hand to every person, and inshallah you will be blessed, okay. So thank you so much and take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. Allah Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.